हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हरिओम एंड वेलकम बैक टू लर्निंग हब। डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में 31 मार्च 2019 को हुए कुमाऊं यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के पेपर को, और उस पेपर के अंतर्गत साइंस ग्रुप के पेपर को आज डिस्कस करेंगे। उसके कुछ क्वेश्चंस, उसके सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। और एक बात, इस पेपर को सॉल्व करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, एक करेक्शन मुझे करना है टीचिंग एप्टीट्यूड के पेपर में। उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, क्वेश्चन नंबर 46 आई थिंक, कि जो आरटीई एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, वो कब लागू हुआ। और उस टाइम पे मैंने क्वेश्चन जल्दीबाजी में पढ़ा था, तो कब बना वो मैंने आपको बता दिया था। तो आरटीई एक्ट जो लागू हुआ था वो 2010 में लागू हुआ था और वो बना था 2009 में। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि कब लागू हुआ, तो उसका आंसर 2010 होगा। तो जिसने भी उसका आंसर 2009 किया हुआ है तो उसको एक बार चेक करके उसका आंसर 2010 कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं सेशन साइंस ग्रुप का। तो पहला क्वेश्चन जो साइंस ग्रुप में आपसे पूछा गया था वो ये था कि जो सक्रिय द्रव्यमान का नियम है, मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन, वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, किसके द्वारा दिया गया। तो वो दिया गया गुलबर्ग और वागे द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन बोथ साइड रेट ऑफ रिएक्शंस आर, मतलब जो एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है उसमें जो डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो क्या होता है, वो दोनों साइड में डिफरेंट हो रही है रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर एक समान होती है, या फिर एक तरफ ज्यादा होती है, या फिर कोई डिफाइंड नहीं है। तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें रेट ऑफ जो रिएक्शन है उसको हम जो है डिफाइन नहीं कर सकते कि वो क्या होगी। जब इक्विलिब्रियम होगा तो तब वो दोनों सेम होंगी, और हो सकता है कि दोनों अलग अलग भी हों। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम दिया होता तो तब तो हम कहते हैं कि दोनों सेम होंगे, लेकिन यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि वो सेम होंगे। तो यहाँ पर हम बोले ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा कि वो क्या है, नॉट डिफाइंड है, मतलब अनिश्चित है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज इनसॉल्युबल इन एसिटिक एसिड। तो कौन सा ऐसा कंपाउंड है इनमें से जो एसिटिक एसिड में घुलनशील नहीं है, अघुलनशील है, मतलब नहीं डिसॉल्व होगा। तो वो है कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट मतलब ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, उष्मा रसायन विज्ञान मतलब जो थर्मोकेमिस्ट्री होती है वो क्या होती है, स्टडी ऑफ द रिलेशन बिटवीन हीट एनर्जी एंड व्हाट। तो हीट एनर्जी के साथ किस चीज का रिलेशन पढ़ा जाता है, तो केमिकल जो रिएक्शंस होती हैं या फिर केमिकल जो एनर्जी होती है उसका उसमें रिलेशन, उनके बारे में हम जो है पढ़ते हैं, उन दोनों के बीच में वो रिलेशनशिप होता है जिसको हम थर्मोकेमिस्ट्री बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, निम्न में से किसके द्वारा विद्युत अपघटन का नियम दिया गया, मतलब किसके द्वारा जो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दिया गया। तो वो दिया गया फैराडे द्वारा, माइकल फैराडे। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्न विधियों में से कौन सी द्रव के शुद्धिकरण के लिए प्रयोग नहीं की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सब्लिमेशन जो है वो द्रव के शुद्धिकरण के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि सब्लिमेशन में क्या होता है, कोई भी एलिमेंट डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा कि इसको वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवंथ, CH3 CH2 CH2OH, इसका आपको IUPAC नेम बताना है। तो इसमें 3 कार्बन आइटम है, तो ये होगा प्रोपेनॉल, और OH ग्रुप जुड़ा है तो अल्कोहल मतलब प्रोपेनॉल इसका नाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन अनुनाद नहीं दिखाता है, मतलब कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो रेजोनेंस नहीं दिखाता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसके नहीं बनते हैं। तो वो होगा एथिल एमाइन। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग। तो इनमें से कौन सी गैस है जो वेल्डिंग के लिए यूज की जाती है, तो वो की जाती है एसिटिलीन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से प्राकृतिक पॉलीमर का चयन करना है आपको। प्राथमिक जो नेचुरल फाइबर्स पॉलीमर्स हैं उनको आपको बताना है। तो प्रोटीन भी नेचुरल है, सेलुलोज भी नेचुरल है, और रबर भी, ये तीनों जो हैं नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं। तो ये इसमें क्वेश्चन गलत है, इसमें आपसे पूछना चाहिए था कि कौन प्राकृतिक पॉलीमर नहीं है, या फिर विच ऑफ दीज इज नॉट ए नेचुरल पॉलीमर। तो जो नाइलॉन होगा वो नेचुरल पॉलीमर नहीं होगा, वो जो होता है सिंथेटिक पॉलीमर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ प्रोकार्योटिक सेल। तो इनमें से कौन सी प्रोकार्योटिक कोशिका की विशेषताएं हैं। तो जो प्रोकार्योटिक सेल्स होते हैं उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती है, ऑप्शन नंबर ए सही है, और अब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया उनमें नहीं होता है, तो बी भी सही है। तो मतलब ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसके द्वारा आनुवंशिकी के मूलभूत सिद्धांतों का विकास किया गया, मतलब जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी थे वो दिए गए जी मेंडल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया कि जो आलू है, पोटैटो, उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, मतलब कितने क्रोमोसोम्स उसमें होते हैं। तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पोटैटो होते हैं वो होते हैं 48, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, लैंगिक प्रजनन की वह प्रक्रिया जिसमें अंडे
का बिना निषेचन, अंडे के विकास के बिना निषेचन होता है। मतलब ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जिसमें जो डेवलपमेंट ऑफ एग जो होता है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक, तो वो आपको बतानी है कौन सी प्रोसेस है, तो उसे बोलते हैं पैथिनोजेनेसिस। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा, अनिषेक जनन। तो ऑप्शन नंबर ए पैथिनोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ सेल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस ऑफ द सेल जो है वो बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन नंबर सी। जो गन्ना है उसका आपको बॉटनिकल नेम बताना है, उसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है सैकेरम ऑफिसिनेरम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्न संस्थाओं में से कौन जल की गुणवत्ता और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। तो कौन सी ऐसी एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल है मैनेजमेंट ऑफ वाटर क्वालिटी के लिए, तो वो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, आपको जो है वायुमंडल की जो डिफरेंट लेयर्स हैं, जोन्स हैं, उनको बताना है कि कौन सबसे पहले आते हैं, मतलब उनको क्रम में रखना है, उनको सही सीक्वेंस में आपको रखना है। तो जो सबसे पहले सबसे नीचे का जो लेयर होती है वो होती है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद होती है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद होती है आइनोस्फेयर और फिर होती है एक्सोस्फेयर। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सेलेक्ट द कार्निवोरस प्लांट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनमें से जो कार्निवोरस प्लांट है वो कौन है आपको बताना है। तो जो निपेंथिस है, ऑप्शन नंबर ए, वो इसमें सही होगा, वो एक कार्निवोरस मतलब मांसाहारी पौधा है। क्वेश्चन नंबर 20, जो पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, उसके जो राइटर हैं वो कौन है। तो उसके राइटर हैं चार्ल्स डार्विन, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द रिप्लेसमेंट ऑफ बेस बाय अदर बेस ऑफ द सेम केमिकल कैटेगरी इज नोन एज। मतलब एक बेस दूसरे बेस को, सेम कैटेगरी का बेस है तो उसको रिप्लेस कर देता है, एक क्षारक दूसरे क्षारक को रिप्लेस करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो उस पूरी प्रोसेस को जो हम बोलते हैं उसे बोलते हैं हम ट्रांसवर्स, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, टेक डीएनए पॉलीमरेज वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम द थर्मोफिलिक बैक्टीरियम। तो जो टेक डीएनए पॉलीमरेज है उसको निम्न अधिताप प्रिय जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। मतलब उसको कौन से बैक्टीरिया से उसको प्राप्त किया जाता है, तो उसे किया जाता है थर्मस एक्वेटिकस से, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, जो पैसिव सेल्स हैं वो कहां पाई जाती हैं, जाइलम में, फ्लोएम में, एपिडर्मिस में या फिर एंडोडर्मिस में। तो वो पाई जाती हैं एंडोडर्मिस में, मतलब अंतः त्वचा में। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा, एंडोडर्मिस। क्वेश्चन नंबर 24, क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन। तो जो क्रेब्स साइकिल होती है वो कहां होती है, कहां टेक्स प्लेस करती है, तो वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा तत्व जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एसेंशियल होता है, उसके लिए जरूरी होता है, जिसके बिना नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता है, तो वो होगा कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इन C4 प्लांट्स प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इज। तो जो C4 प्लांट्स होते हैं उसमें जो CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर होता है वो होता है PEP, मतलब फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। तो वो जो होता है प्राइमरी एक्सेप्टर होता है, और जो सेकेंडरी एक्सेप्टर होता है फिर वो होता है RUBS, मतलब ये जो सेकेंड वाला ऑप्शन है ये जो होता है सेकेंडरी एक्सेप्टर होता है C4 प्लांट में। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, किस प्रक्रिया में के अंत में पायरुविक अम्ल बनता है, मतलब पायरुविक एसिड जो है वो कौन सी प्रोसेस के अंत में बनता है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, टू स्टडी द वायरल इफेक्ट ऑन प्लांट विच पार्ट ऑफ प्लांट शुड बी एक्सक्लूडेड। तो कौन सा प्लांट एक्सक्लूड किया जाता है वायरल इफेक्ट को देखने के लिए। तो इसका आंसर जो है फिक्स पता नहीं है, तो इसको हम आंसर की का वेट करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के लिए, तो वहां से इसको देखना सही आंसर। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 29 पर बढ़ते हैं कि जो F2 जनरेशन में है उसमें जो जीन्स का रेशियो होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस होने के बाद जो रेशियो होता है वो क्या होता है। तो F2 जनरेशन में जो रेशियो होता है वो होता है 3:1। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 को भी हम छोड़ देते हैं, इसमें बताना है कि अब जो शॉर्टेस्ट लाइफ स्पेन होता है वो कौन से RNA का होता है। तो इसको भी छोड़ देते हैं, इसको भी आंसर की में हम देखेंगे कि इसका सही आंसर क्या है।
फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। A positively charged particle with uniform velocity enters in uniform magnetic field at certain angle 0 to 90, बिटवीन 0 to 90। तो उसका पाथ बताना है। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, वो एंटर कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगल से जो कि 0 और 90 के बीच में है। तो उस जो पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, उसका जो पाथ होगा, उसका जो ट्रैक होगा वो कैसा होगा? तो उसका जो ट्रैक होगा वो होगा हेलिकल, मतलब कुंडलीय। ऑप्शन नंबर 20 में सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर है वो किस चीज को स्टडी करने के लिए डिजाइन किया गया? वो किया गया लाइट को स्टडी करने के लिए, मतलब सौर प्रकाश, सनलाइट को स्टडी करने के लिए उसको क्या किया गया? सन वेव्स, जो भी लाइट वेव्स हैं उनकी स्टडी करने के लिए स्पेशली उसको जो है बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, द इनवर्स ऑफ अ वेवलेंथ इज रेफर्ड एज। तो जो वेवलेंथ का इनवर्स है उसको किस तरीके से रेफर करते हैं हम? तो मतलब उसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ के रेसिप्रोकल को या उसके इनवर्स को, तो उसको बोलते हैं हम वेव नंबर, मतलब तरंग संख्या। ऑप्शन नंबर 20 में सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेड अप ऑफ क्वार्क्स। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है इनमें से, कौन सी ऐसी चीज है जो क्वार्क से नहीं बने हुआ होता है? तो जो लेप्टॉन्स होते हैं वो क्वार्क से नहीं बने होते हैं। बाकी ये तीन के तीन जो हैं मीजॉन्स, जो हेड्रॉन्स हैं, बेरियॉन्स हैं, इनके तीन जो होते हैं वो क्वार्क से बने होते हैं। बाकी ये जो लेप्टॉन हैं ये क्वार्क से बने नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35, आपको बताना है कि जो VRMS वेलोसिटी है, मतलब रूट मीन स्क्वायर जो वेलोसिटी है, वो किसके प्रोपोर्शनल है? एक आपको दिया हुआ कि किसी फिक्स टेम्परेचर पे, आपको टेम्परेचर फिक्स दिया हुआ है, तो जो VRMS है वो किस पे डिपेंड करेगी? तो जो VRMS होती है वो निकलती है √3RT/m। अब आपको बताया है कि इसमें से आपको बताया है कि जो टेम्परेचर है वो आपको गिवन है, फिक्स टेम्परेचर है, R भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है। तो आपको बताना कि ये किसके प्रोपोर्शनल होगी? तो 1/m बचेगा। ये सारे के T आपको दिया हुआ है तो ये कांस्टेंट हो गया, और ये दो पहले से ही कांस्टेंट है, तो केवल m बचा। तो 1/m, मतलब ऑप्शन नंबर सी में सही होगा कि ये किसके प्रोपोर्शनल होगी? 1/√m, मतलब √1/m। ऑप्शन नंबर सी में सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, आपको दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, आपको इनके बीच का एंगल निकालना है। तो इनके बीच का एंगल जो आएगा वो आप निकालोगे तो वो आएगा 90 डिग्री। तो आप इसको निकाल सकते हैं एंगल cos थीटा इक्वल टू होता है A.B/A mod B। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको निकाल सकते हैं, तो आपको आंसर पता चल जाएगा कि इसका जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, यहां से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आएगी A.B जो आ रहा है वो 0 आएगा, और ये जो आता है ये आ जाएगा 2। तो 0/2 मतलब 0, और cos 0 जो होता है वो 90 डिग्री पे होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसके लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे बढ़ते हैं। एक बॉडी है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और उसमें जो चार्ज है वो 8 × 10⁻⁻19 कूलम है। तो उसमें क्या होगा? कितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे या ज़्यादा होंगे? तो क्या होगा आपको बताना है। तो अब उस बॉडी में 8 × 10⁻⁻19 जो है इतना चार्ज है। ठीक, और अब एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक प्रोटॉन जो है उस पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19। अब ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 1.6 से 8 को कैंसिल करेंगे तो ये 5 टाइम कैंसिल होगा। तो अब आपके पास आंसर आया 5। अब आप देखो क्वेश्चन में कि आपको बताया है कि वो जो बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज है। इसका मतलब उसमें क्या है? प्रोटॉन्स है, पहले से प्रोटॉन ज्यादा है उसमें। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा कि इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, कि प्रोटॉन उसमें ज्यादा है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तभी वो पॉजिटिवली चार्ज है, नहीं तो वो नेगेटिवली चार्ज होता है यदि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पर बढ़ते हैं। एन प्रकार की जो अर्धचालक है, मतलब जो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं, वो क्या होते हैं? वो उनमें क्या क्या चीज मिक्स होती है, या फिर वो प्योर होते हैं? वो प्योर जर्मेनियम होगा, या फिर प्योर सिलिकॉन होगा एन टाइप, या फिर आर्सेनिक मिक्सड विद जर्मेनियम होगा, या बोरॉन मिक्सड विद जर्मेनियम होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें कि आर्सेनिक मिक्सड विद जर्मेनियम जो होगा उसे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, आपको बताना है कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो किसके बराबर है? तो एक तो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में आपको चेंज करना है, सारे ऑप्शन सेल्सियस में दिए हुए हैं। तो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करने के लिए एक फॉर्मूला होता है F = 9/5C + 32। आप इस फॉर्मूले में जो फ़ारेनहाइट की जगह पे 104 रख के इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली सिंपली सोच सकते हैं कि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में वो 98 होता है। तो 37 में 98 है, तो ये क्या है? 104 है, तो ये 98 से थोड़ा ज़्यादा है, तो 37 से थोड़ा ज़्यादा वाला आंसर होगा। तो 37 से थोड़ा ज़्यादा आंसर जो है वो 40 है। तो आप ऐसे इसमें जो है अंदाजा लगा के भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा 40, या फिर आप इस
फॉर्मूले में इस वैल्यूज को पुट करेंगे, 104 पुट करेंगे एफ की जगह पे, तो जहां से सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 40 डिग्री। तो आप किसी भी तरीके से इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स आर एलईडी प्रेजेंटली अवेलेबल, मतलब कि वर्तमान में जो एलईडी हैं वो किस कलर में अवेलेबल हैं, व्हाइट में, येलो में, ऑरेंज में या फिर सभी में। तो ये उपयुक्त जितने भी कलर दिए हुए इन सारे कलर्स में जो है वो एलईडी अवेलेबल हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है कि 8,000 रुपीज पे 5% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब एनुअल जो रेट है पर एनम की रेट से 3 साल के लिए आपको जो चक्रवृद्धि ब्याज है, मतलब कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट है, उनका डिफरेंस बताना है। तो आप इसको निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 61। इसको आप निकाल सकते हैं। जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका फॉर्मूला होता है PRT/100, तो आप इसकी वैल्यू रखेंगे, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसका फॉर्मूला होता है P/1 + R/100⁴ आप इन दोनों में फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। दोनों को माइनस करोगे, यहां से इसको निकालोगे सिंपल इंटरेस्ट को, यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट को, ठीक है। तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा, ये कंपाउंड अमाउंट आएगा, ठीक है। ये ए मीन्स अमाउंट, तो इन दोनों में से यहां से फिर इसमें से P माइनस करोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, दोनों को माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा, तो वो आएगा 61। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पर बढ़ते हैं। पीलिया से दुष्प्रभावित होता है, मतलब कि हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट है जो जॉन्डिस से इफेक्टेड होता है। तो जॉन्डिस से जो इफेक्टेड पार्ट होता है वो होता है लीवर। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि, मतलब कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो शुगर कंट्रोल करने के लिए हार्मोन निकालती है। तो वो है अग्न्याशय, जिसे हम पेनक्रियास बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। द स्क्वायर रूट ऑफ 272 स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 128 स्क्वायर। तो इन दोनों का स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट आपको निकालना है। तो इन दोनों के स्क्वायर करेंगे पहले, उनको माइनस करेंगे, और उसका स्क्वायर रूट यदि हम निकालेंगे तो वो आएगा 240, ठीक है। तो इसको निकाल लोगे आप तो आंसर 240 इसमें आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे पूछा गया है कि एक पर्सन है ए, उसके पास 20% मोर मनी देन बी से 20% ज्यादा पैसा है, और सी हैज 20% लेस मनी देन बी, और सी के पास बी से 20% कम मनी है। व्हाट परसेंटेज मोर मनी डज ए हैव देन सी। तो ए के पास सी से कितनी ज्यादा मनी है ये आपको बताना है। तो इसको सॉल्व यदि आप करोगे तो उसके बाद जो आंसर आ रहा था वो आएगा 50 आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 पर बढ़ते हैं। किसी मशीन का जो मूल्य है वो 10% पर एनम के हिसाब से डिक्रीज होता है, मतलब डेप्रिशिएट होता है। जो रेट है मशीन का वो हर साल 10% डिक्रीज होता है। तो 3 साल पहले उसने इसको खरीदा था, और अभी इसकी जो करंट प्राइजेज हैं वो हैं, करंट जो प्राइस है इसका 1,45,800 है करंट प्राइस। तो आपको बताना है कि उसने इसको कितने में खरीदा था, मतलब आपको कॉस्ट प्राइस बतानी है 3 साल पहले की। हर साल 10% उसका जो रेट है वो कम हो जा रहा है। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर निकलेगा, इसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट से भी निकाल सकते हैं, आप निकाल के देख लेना इसको। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। इट इज मोर यूजफुल टू नो हाउ टू मैथमेटाइज देन टू नो अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स। कि मतलब मैथमेटाइज करना ज़्यादा अच्छा है, मैथमेटाइज करना जान लें, गणितीकरण करना जान लें, इसकी अपेक्षा कि हम ज़्यादा गणित सीखें। तो ऐसा कथन किसने बोला? तो ये जो कथन बोला वो बोला डेविड व्हीलर ने। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही होगा। डेविड व्हीलर एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दिया अपनी एक बुक में, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48। द IQ ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज। तो कंप्यूटर सिस्टम का जो IQ बताना है आपको, तो कंप्यूटर का जो IQ होता है वो होता है 0, ठीक है। तो उसका कोई IQ नहीं होता है, क्योंकि IQ जो हम निकालते हैं वो मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज निकालते हैं। लेकिन कंप्यूटर का जब इस केसेस में हम कंप्यूटर की जो एज निकालें तो वो नहीं निकलती है, मतलब वो स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस को नहीं कर पाता है, या फिर हम ऐसा कहें कि जो कंप्यूटर की खुद की अपनी मेमोरी होती है वो कुछ नहीं होती है, वो प्रोग्रामिंग से चलता है। तो इसलिए उसका IQ जो होगा वो 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 49। प्रोजेक्टर इज एन। तो प्रोजेक्टर जो है वो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट है, या फिर दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रोजेक्टर है वो आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि उससे हमें क्या होता है, आउटपुट जो है वो स्क्रीन पे दिखता है। तो ऑप्शन नंबर 20 में सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50। एक जो KB होता है 1 KB वो किसके इक्वल होता है? तो 1 KB में 1024 मतलब 1024 जो होते हैं बाइट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 30 के लिए सही होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो। धन्यवाद।